गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर हमने अकाउंट्स का वर्ड को समझा था कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इसके बाद हमने ये भी समझा था कि अकाउंटिंग के पर्पस से कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। फर्स्ट जैसे था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था ट्रेडिंग एंड थर्ड वन था हमारा सर्विस बिजनेस। इन तीनों बिजनेसों की ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो भी अकाउंट का प्रोसेस सेम होगा, अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है तो भी अकाउंट का प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ उसमें आइटम डिफरेंस होंगे। एंड सर्विस का बिजनेस में भी सेम होगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब आज हम समझेंगे इस लेक्चर्स के अंदर कि हमने बोला था कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहते हैं, और वो भी किसके ट्रांजैक्शन? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, हमें किसको डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर। अगर हम बात करें बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के एंड तक, जहां तक हम बैलेंस शीट फाइनल होती है इसके पहले के कितने कितने ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हमको रिकॉर्ड करने होते हैं। तो अगर हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अब हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन हमको पता चल गए हैं बिजनेस के, तो हम उसको रिकॉर्ड इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, ये होता है, ये होता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होगा क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स को क्या कराया जाता है, सबसे पहले रटाया जाता है कि अकाउंटिंग क्या चीज है। अकाउंटिंग मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफिकेशन करता है, ये करता है, ट्रांसफरिंग करते हैं। लेकिन ट्रांसफरिंग क्लासिफाइंग करना किसका है, तो बच्चे को क्लियर नहीं होता है, बच्चे का माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, उसका विजुअलाइजेशन नहीं होता है कि हमें करना क्या है इसमें। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको ये माइंडसेट लगाना है कि हमें अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ड्यूल एंट्री सिस्टम से करना है या सिंगल एंट्री सिस्टम से करना है, तो इसके लिए हमारे पास में कुछ चीजें होनी चाहिए करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ हम स्टार्टिंग से समझेंगे। आज इस लेक्चर को जिसने भी अच्छे से कवर कर लिया और अच्छे से नोट्स बना लिए, तो आई होप उसको कभी भी फ्यूचर में अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले बेस बनाना पड़ता है। तो आज हम ये बेस बना रहे हैं, ये आपके अकाउंट का मेन बेस होगा, मेन पिलर होगा। तो आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़िए और नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए कि ये कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बाद में हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें इसी के बेस पे हम बात करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा जिसे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमने कल बोला था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्लियर है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक पर्सन है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ हम सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, हमने कल कवर किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। तो एक सिंगल पर्सन ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है। जब कोई बिजनेस, तो जब कोई पर्सन कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो बीच में एक दीवार बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लीगल सेपरेट एंटिटी। लीगल सेपरेट एंटिटी का मतलब सिंपली यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? अगर हमें अकाउंटिंग
किसी बिजनेस की करनी है, यह हमने जो भी कल कवर किया था ये है। चलो अब यहां सिंपल, हम एक रमेश नाम से एक पर्सन है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या नाम रखा? फॉर एग्जांपल हमने कल बात करी थी वसुंधरा मोबाइल लिमिटेड, सॉरी वसुंधरा मोबाइल स्टोर, वसुंधरा मोबाइल स्टोर उस शॉप का नाम रखा। अब ये पर्सन जब भी मार्केट में किसी से गुड्स परचेस करेगा, किसी को गुड्स सेल करेगा, या फिर मार्केट में लोग इसकी शॉप को किस नाम से पहचानेंगे? वसुंधरा मोबाइल स्टोर के नाम से जानेंगे। अगर कोई इसके नाम पे इनवॉइस जनरेट करा, अगर ये कुछ गुड्स परचेस कर रहे हैं तो इनवॉइस जनरेट करेंगे वो वसुंधरा मोबाइल स्टोर के नाम से करेंगे। अगर ये गुड्स सेल भी करेंगे तो भी उनके बिल के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर वसुंधरा मोबाइल स्टोर नाम लिखा हुआ होगा। दैट्स कॉल्ड, दोनों लीगल सेपरेट एंटिटी है। बीस रमेश अलग पर्सन है और वसुंधरा मोबाइल स्टोर अलग पर्सन है। तो जब भी हम किसी की अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग से पहले हमको ये देखना होगा कि उस फर्म का नाम क्या है। उस फर्म का नाम वसुंधरा मोबाइल स्टोर है और हमें ट्रांजैक्शन वसुंधरा मोबाइल स्टोर के ही रिकॉर्ड करने हैं, रमेश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। अब रमेश के ट्रांजैक्शन क्या होंगे? जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या है ये हम डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि पर्सन जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और फर्म जिसमें इन्वेस्ट हुआ है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। एक पर्सन अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो दोनों लीगल सेपरेट एंटिटी होता है। अब आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सिंपली एक पर्सन है जिसका कोई बिजनेस है। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के हैं नॉर्मल व्यू में अगर देखें तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे होता है बिजनेस और पर्सनल। ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के हैं नॉर्मली? उस पर्सन की अगर हम बात करें, जैसे वसुंधरा मोबाइल स्टोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन दो है, एक होता है बिजनेस के व्यू का ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो हमें किसको रिकॉर्ड करना है? हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले माइंड में एक चीज बिठा लीजिए, आपको किसी भी अकाउंटिंग करनी है, जब आपको अकाउंट अगर सीखना भी है या पढ़ना भी है तो जहां जहां पर बिजनेस की बात आएगी वहीं के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, हमें पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब यहां हम समझते हैं कि जब कोई अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास में 4 वर्ड्स होते हैं, मेन 4 वर्ड्स होते हैं, 4 शब्द होते हैं जिसको हमें डिटेल में आगे समझना है और उसी के बेस पे पूरा अकाउंट टिका हुआ है। तो ये वर्ड पहले हम समझते हैं, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल पर्सन है, हम यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन है और आपके पास में एक कार है, क्लियर है, आपके पास में एक मोबाइल है, क्लियर है, एक कार है आपके पास में, एक मोबाइल है आपके पास में, एक अच्छा हाउस है और आपके पास में जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज है, ये सब आपके पास में है। तो ये जो आपके पास में है इसको हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं कि आपके पास में कितनी संपत्ति है, और अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं और अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो एसेट्स बोलते हैं। अब बिजनेस में एसेट्स क्या होगी ये हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास में ये चीजें हैं, कार है, मोबाइल है, हाउस है, गोल्ड है, इसको हम बोलते हैं एसेट्स, ये हमारी संपत्ति है। क्लियर है? तो एसेट्स का मतलब क्या हो गया? संपत्ति हो गया। सेकंड है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। लाइबिलिटीज का मतलब सिंपल क्या होता है? दायित्व। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ बीच में अभी बिजनेस को हम नहीं ला रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन की अगर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रमेश ही है। रमेश एक पर्सन है, रमेश को, रमेश ने
कार का, जैसे उन्होंने कार परचेज करी होगी तो उस पर उन्होंने एक लोन लिया होगा, कार लोन लिया होगा फॉर एग्जांपल। दूसरा, उन्होंने हाउस परचेज किया हुआ तो वहां पर भी उन्होंने हाउस लोन लिया होगा। जब ये दोनों चीजें ली हुई है, अगर किसी पर्सन से उन्होंने उधार लिया हुआ है, किसी पर्सन से उन्होंने पैसा उधार लिया हुआ है कि मेरे को अभी जरूरत है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो ये जो चीजें होती है जिसको उस पर्सन को देना है, किसी को, उस पर्सन को किसी को देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर उन्होंने कार लोन लिया हुआ है तो एक मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, या उनका जो एक अमाउंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 20 लाख रुपीज की कार है और उन्हें 12 लाख रुपीज का लोन लिया हुआ है, तो ये जो 12 लाख रुपीज है, ये उनकी लाइबिलिटीज है, उनके ऊपर उनका बकाया है, उनको देना है, उनका दायित्व बनता है कि वो कार लोन को पैसा चुकाए। अगर उन्होंने हाउस लिया हुआ है तो हाउस पे हाउस लोन लिया होगा, हाउस लोन उनको पे करना है, अगर उनको पे करना है दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर है? तो लाइबिलिटीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी को देना है पैसा, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। और हमारे पास में जो एसेट्स है, संपत्ति है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स बोलते हैं, जैसे कार, मोबाइल, हाउस, गोल्ड, ये उनके पास में है, संपत्ति है, उन्होंने परचेज किया हुआ है किसी को पैसा देके या फिर लोन से। और लोन जो है हमको किसी को पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने सूरज से 1 लाख रुपीज का लोन उधार लिया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज उधार लिए हुए हैं, तो उनको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको वापस लौटाना है। ये जो वापस लौटाने हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्लियर है? इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है और एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स मीन्स हमारे पास में जो संपत्ति है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि हमें किसी को देना है, हमने लिया था उनसे और हमें किसी को देना है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्लियर? तो दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, एसेट्स और लाइबिलिटीज। इसी के बेस पे आगे पूरा अकाउंट चलेगा। एसेट्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, जैसे टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, सन्डी डेटर्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, बहुत सारे होंगे जिसको हम आगे ध्यान से समझेंगे। लाइबिलिटीज के अंदर भी बहुत सारे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये सब अलग अलग उनके वर्ड्स है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पर एक चीज समझनी है, अभी एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति और लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारा दायित्व, जिसको हमको चुकाना है। थर्ड वन आता है हमारा इनकम। इनकम, इनकम का मतलब होता है आय। जैसे हमने यहां पर अभी समझा कि हमारे पास में एसेट्स है और हमारे पास में लाइबिलिटीज है। क्लियर है? अब एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स हमने कहां से करी होगी? एसेट्स हमारे पास में, अगर हमने कार परचेज की है तो कार में हमने फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है, तो 8 लाख रुपीस हमने कहां से दिए होंगे? मोबाइल हमने परचेज करा तो मोबाइल परचेज करने के लिए पैसा कहां से आया होगा? तो जहां से पैसा आता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम? इनकम बोलेंगे। इनकम का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगल पर्सन कंपनी है, सॉरी कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो कहीं जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो उससे सैलरी से इनकम हो रही है उसको। कहां से इनकम हो रही है? सैलरी से इनकम हो रही है। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस का मतलब कोई उन्होंने सिंगल बिजनेस स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहां से वो जो कुछ सेल करेगा, उससे जो पैसा आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। तो सेल्स क्या है? इनकम बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स किया हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट्स के अंदर और वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी क्या होगी? एक्स्ट्रा इनकम हो गई। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब पैसे आपके पास में नहीं है, फिर भी बाहर से आपके पास में आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनकम। क्लियर है? तो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स है इंटरेस्ट। तो इनकम का मतलब आय होती है, आय का मतलब एक्स्ट्रा आपके पास में अगर पैसा है, जैसे आपके पास में 10,000 रुपीज था, लेकिन अगर आपने कहीं पे कुछ काम किया और काम करने के वजह में आपको अगर 5,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो 5,000 रुपीज आपकी इनकम हो गई। तो ये तीन वर्ड्स हो गए, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, और थर्ड वन इज इनकम। और फोर्थ वन है हमारे पास में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। यहां अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चे होता है। खर्चे का मतलब सिंपली, जैसे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात कर रहे हैं,
हमें कोई मोबाइल का बिजनेस करना है, तो मोबाइल को बिजनेस करने से पहले हमको मोबाइल का सेल करने से पहले हमको मोबाइल को परचेस करना पड़ेगा। अगर हम किसी पार्टी से मोबाइल परचेस करेंगे तो ही उसको सेल कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस का आगे का मतलब बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक होता है परचेज होगा, दूसरा होगा एक्सपेंसेस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे डिफरेंस है, ये हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अगर आप कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इनकम जनरेट करने के पहले पहले आपको कुछ खर्चे करने होते हैं, या फिर इनकम के साथ साथ में आपको कुछ खर्चे करने होते हैं, एक्सपेंस करने होते हैं। और ये एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये हम अभी कवर करने वाले हैं इस लेक्चर्स के अंदर। तो आपको ये 4 वर्ड समझ में आ गए होंगे। 4 वर्ड्स क्या है हमारे पास में? एसेट्स, एसेट्स का मतलब हमारे पास में जो कोई संपत्ति है उसको हम एसेट्स बोलेंगे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब हमें किसी को कुछ पे करना है। अगर बिजनेस की अगर बात करेंगे, तो बिजनेस भी अगर कहीं से लोन ले रहा है, किसी पार्टी से उधार में गुड्स परचेज किया हुआ है, तो उनको पेमेंट करना है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो हम बाद में समझ रहे हैं। इनकम, इनकम का मतलब आप कोई गुड सेल कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा आ रहा है। अगर आपको इंडिविजुअल सैलरी पर्सन है, अगर आप सैलरी में जॉब कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है। अगर आपने एफडी करवाई है, एफडी से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब चीजें आपकी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो वो सैलरी से अगर इनकम कमा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस का मतलब जैसे घर के खर्चे के लिए आपने कुछ पे किया, ग्रोसरीज लाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया आपने। आपके घर के खर्चे की, जैसे आपका एलईडी चलता है तो आपके वहां पे उनके केबल चार्जेस आपने पे किए, अपने घर के लिए आपने मिल्क लाए तो मिल्क का पेमेंट किया। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, ये हम इंडिविजुअली का समझ रहे हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस की हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये 4 वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि अकाउंटिंग करने से पहले बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड ही समझ में नहीं आते हैं। जब ये वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो बाद में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है। हम इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया है, अब इसका हम आगे यूज करेंगे। जब हम बोलेंगे एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, तो आपका माइंड से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, एसेट्स का मतलब ये, लाइबिलिटीज का मतलब ये, इनकम का मतलब ये, और एक्सपेंसेस का मतलब ये। नेक्स्ट एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ये हम अभी समझने वाला हैं। तो 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। अब समझते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम समझ रहे हैं। अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वहां से क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट कहीं पे जॉब करने के लिए जाता है, तो वहां पे सब कुछ रेडी होता है। सब कुछ रेडी का मतलब उसका बिजनेस चल रहा होता है, और सब बिजनेस चल रहा होता है तो उनके लेजर्स भी बने हुए होते हैं, पहले से उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन भी किए होते हैं, उनका अकाउंटिंग का प्रोसेस पहले से चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन से आपको अकाउंटिंग लिखनी है। लेकिन हम यहाँ ये समझेंगे कि फर्स्ट स्टार्टिंग से बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अगर कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, वहां से ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो हम अकाउंटिंग का प्रोसेस यहाँ नहीं करेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये नहीं समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं अभी कि ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं जिसको हमको डेबिट क्रेडिट करना होगा। क्लियर है? तो ये क्लियर हो जाएगा तो वो हम ऑटोमेटिकली इसको क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट, एक पर्सन कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं वसुंधरा मोबाइल स्टोर्स की ही हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहा है, जिसका हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल कुमार ट्रेडर्स। एक पर्सन है इंडिविजुअल, जिसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसका नाम है कुमार ट्रेडर्स। कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस रुपीज 5 लाख। क्या ट्रांजेक्शन है? कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। अब यहां अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कुमार ट्रेडर्स, ध्यान से सुनिएगा, कुमार ट्रेडर्स, कुमार ट्रेडर्स ने, एक पर्सन है मोहन, उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया कुमार ट्रेडर्स के नाम से। अब कुमार ट्रेडर्स के नाम से जब बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पैसों की जरूरत होती है, कुछ अमाउंट्स की जरूरत होती है। क्लियर है? अब वो अमाउंट
पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। हमने अभी भी बात करी थी कि कुमार ट्रेडर्स एंड मोहन ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर मोहन कुमार ट्रेडर्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो अलग पार्ट हो जाएगा और मोहन अलग पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? कुमार ट्रेडर्स की करेंगे। तो जब मोहन ने कुमार ट्रेडर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। फर्स्ट हम क्या बोलते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस अगर मोहन कुमार ट्रेडर्स के अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ अगर कोई और अगर पैसा लाते हैं तो उसका अलग से उसका इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पर्सन खुद के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीस का बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और वो 5 लाख रुपीस कहां से लाए हैं ये हम बाद में देखेंगे। या तो उनके पास में उन्होंने कोई और पहले कुछ सैलरी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, उससे पास में उनकी सेविंग थी तो वहां से वो 5 लाख रुपए लाके बिजनेस में लगाए उन्होंने, या फिर अगर वो किसी से मांग के लाए वो हम अभी समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस रुपीस 5 लाख। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा लगाना होता है और जब पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे ये पर्सन है, पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। क्लियर? तो ये अकाउंटिंग का फर्स्ट वर्ड है हमारे कैपिटल। कैपिटल सबसे पहले स्टार्ट होता है जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैपिटल वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। क्लियर? सेकंड, ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक नेम ऑफ फॉर कुमार ट्रेडर्स। अब हम समझते हैं उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्लियर है? उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने नाम रख दिया कुमार ट्रेडर्स। अब कुमार ट्रेडर्स का नाम रख दिया इसका मतलब उन्होंने लाइसेंस ले लिया होगा। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हमको एक लाइसेंस लेना होता है, या तो हम जिसको गुमास्ता बोलते हैं या फिर कोई दूसरा आपकी स्टेट के हिसाब से कुछ और बोलते होंगे। तो हमको एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी और लाइसेंस लेने के बाद हमारा एक लाइसेंस आ गया। हमारा किस नाम से आ गया? कुमार ट्रेडर्स के नाम से आ गया। अब कुमार ट्रेडर्स के नाम से आ गया तो हमने एक अकाउंट ओपन कराया। क्या ओपन कराया? अकाउंट ओपन कराया। अकाउंट ओपन का मतलब सिंपली आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना होता है। तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अकाउंट्स ओपन कराना होता है। अकाउंट्स ओपन कराने का मतलब कि हम जैसे हम बैंक में गए, जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन भाई साहब दौड़ते दौड़ते बैंक में गए। क्लियर है? बैंक में जाने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे? जैसे उन्होंने अपना लाइसेंस दिया होगा, अपना पैन कार्ड दिया होगा, आधार कार्ड दिया होगा, ये सब चीजें उन्होंने दी। और वहां पर उन्होंने एक फॉर्म फिलअप किया अकाउंट ओपन का। और अकाउंट ओपन करने के बाद उनको 2 या 3 दिन जो भी हुए होंगे, इसके बाद उनको एक अकाउंट नंबर मिला। एक अकाउंट नंबर मिला जिसका नाम था कुमार ट्रेडर्स। कुमार ट्रेडर्स के नाम से उनको एक अकाउंट नंबर मिल गया, उनका फर्म का नाम मिल गया कि उन्होंने अकाउंट ओपन करा लिया। अब वो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किस नाम से कर सकते हैं? कुमार ट्रेडर्स के नाम से कर सकते हैं। और जो ये कुमार ट्रेडर्स के नाम से जो अकाउंट ओपन कराया है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। अभी हम समझेंगे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बिजनेस का ऑलवेज कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। और उनको एक चेक बुक मिली जिसके अंदर वो किसी को पेमेंट करना हो तो चेक काट के वो पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कैश विड्रॉल करना है बैंक से तो भी वो चेक के थ्रू कर सकते हैं। ये चीजें हुई दोनों की। ओपन ए करंट अकाउंट विद द बैंक नेम ऑफ द फर्म कुमार ट्रेडर्स और उनको एक अकाउंट नंबर मिल गया जिससे वो अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ। थर्ड वन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट रुपीस 2 लाख। सिंपली उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। अब बैंक अकाउंट ओपन करा लिया तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी परचेज करना होगा तो हमें अधिकतर बैंक से पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो बैंक अकाउंट उनके पास में फॉर एग्जांपल कैश था या फिर उनके सेमी अकाउंट के अंदर पैसे पड़े थे। ध्यान से सुनिएगा, या तो उनके पास में कैश था या फिर उनके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े थे। ये उन्होंने कुमार ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे। कहां ट्रांसफर करे? ट्रांसफर टू कुमार ट्रेडर्स बैंक अकाउंट। ट्रांसफर टू
कुमार ट्रेडर्स बैंक अकाउंट। अब कुमार ट्रेडर्स बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि हमने अकाउंट किसका ओपन किया है? कुमार ट्रेडर्स के नाम से बिजनेस का ओपन किया है। ट्रांसफर टू कुमार ट्रेडर्स बैंक अकाउंट। कहां से? फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ मोहन, मोहन सेविंग अकाउंट। क्लियर हो गया आपको? कहां से किया उन्होंने? मोहन के सेविंग अकाउंट से। मोहन कौन है? ओनर है, मतलब कुमार ट्रेडर्स का। उनके सेविंग अकाउंट से उन्होंने कुमार ट्रेडर्स के अंदर ट्रांसफर किया या फिर कैश डिपॉजिट किया। क्या किया उन्होंने? क्या किया? बैंक के अंदर किया, इन कुमार ट्रेडर्स बैंक। दो ट्रांसफर, या तो उन्होंने सेविंग अकाउंट से कैश ट्रांसफर किया, दूसरा कैश डिपॉजिटेड इनटू कुमार ट्रेडर्स बैंक। कुमार ट्रेडर्स का जो अकाउंट था, करंट अकाउंट, उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर ये दो पार्टीज है। कौन है? एक है कुमार ट्रेडर्स और दूसरा होता है मोहन सेविंग अकाउंट। तो मोहन जो है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कैपिटल, और ये जो हमारा ये है, इसको हम बोलेंगे बैंक। हम बाद में हम समझ रहे हैं इसको आराम से डिटेल के अंदर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोहन का मतलब होता है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उन्होंने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, इसको हम कैपिटल बोलेंगे। और ये जो कुमार ट्रेडर्स है, कुमार ट्रेडर्स को हम क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। बैंक अकाउंट के ग्रुप में अपनी फर्म के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? एसेट्स की। ध्यान से सुनिएगा, हमने बात करी थी अभी एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। जैसे अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, मोहन की बात कर रहे हैं कि मोहन ने अगर फॉर एग्जांपल अभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है, ये उसकी संपत्ति है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसकी एसेट्स है वो। तो वहां पर वो, अगर उसके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, एसेट्स है। इसी तरह से अगर कुमार ट्रेडर्स के बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या वो कुमार ट्रेडर्स की एसेट्स है? बिल्कुल, वो कुमार ट्रेडर्स की एसेट्स है। तो कैश, बैंक में अगर कुछ कैश होता है या कुछ अमाउंट्स होता है, बैलेंसेस होते हैं, वो एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है? करंट एसेट्स होता है, जिसको हम बाद में भी समझेंगे। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है। तो वो हमारा क्या होता है? संपत्ति है, एसेट्स। तो एसेट्स का एक और पार्ट हो गया बैंक अकाउंट। कौन सा पार्ट हो गया? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स के अंदर एसेट्स का एक और पार्ट हो गया। एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति, कि आपके पास में इतने संपत्ति, लेकिन संपत्ति में भी आपको किस किस टाइप की संपत्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा पड़ा, तो आप ये लिखेंगे कि हाँ, एसेट्स के अंदर बैंक में हमारे इतने पैसे हुआ। ठीक है, एक तो टोटल एसेट्स है आपके पास में, दूसरा स्टेट टोटल एसेट्स को हम डिफरेंट टाइप से टाइप कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप से टाइप करने का मतलब ये है कि उसका पार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा पड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं बैंक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट के ग्रुप में, ये बैंक अकाउंट भी एक ग्रुप है। ये बात करेंगे लेजर्स और ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेजर्स क्या होता है और ग्रुप्स क्या होता है। तो बैंक अकाउंट के ग्रुप में अपनी ही फर्म के अकाउंट ओपन किए हुए वो आते हैं। अपनी ही फर्म के अकाउंट के ओपन का मतलब होता है कि कुमार ट्रेडर्स का नेम है, उसका जो अकाउंट्स ओपन किया हुआ है, वो बैंक अकाउंट्स के अंदर आता है। बैंक अकाउंट दो टाइप के होता है। अगर हम बैंक अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है करंट अकाउंट्स। ऐसे तो बहुत सारे होता है, ओडी होता है, सीसी होता है, लिमिट होता है, ये सब हम बाद में डिटेल्स के अंदर समझेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो करंट अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब होता है, करंट अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होता है, वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। करंट अकाउंट ऑब्वियसली सिर्फ बिजनेस के पर्पज से होता है। करंट अकाउंट ओनली फॉर बिजनेस के पर्पज से होता है। हम उनमें ट्रांजेक्शन, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम उनमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि दिन में आप 50 ट्रांजेक्शन करो, 100 ट्रांजेक्शन करो, कोई लिमिट नहीं होती है। और उसमें आपका जो पैसा जमा होता है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मीन्स अगर आपके पास वहां पर 10 लाख रुपए भी पड़े हैं, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर आपके लिए क्या है? आप फ्रिक्वेंसी है कि आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और आपको उसमें एक मिनिमम अमाउंट बनाए रखना होता है। कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती है। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि आप सेविंग के पर्पज, जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन है, तो सैलरी पर्सन से आपकी इनकम जो भी आएगी, वो आपके सेविंग अकाउंट्स के अंदर आएगी। तो आप जो भी छोटे मोटे खर्चे करेंगे, आपके जो पैसा पड़ा रहेगा, वो आपके कहाँ रहेगा? सेविंग अकाउंट्स में रहेगा। मीन्स आप सेविंग के पर्पज से उसको करते हैं, और उसमें कुछ लिमिट्स होती है, क्योंकि आपको डेली तो किसी को पेमेंट करना नहीं होता है अगर आप सैलरी पर्सन है।
तो सैलरी पर्सन के अंदर क्या होता है कि महीने में वो हफ्ते में एक बार कैश से बैंक से कैश विड्रॉल करेगा, और कहीं पे किराना लाएगा तो हफ्ते में एक बार लाएगा, दूध देना है तो महीने में एक बार देना है, केबल के देने तो महीने में एक बार देना, तो कभी कभी ट्रांजेक्शन करने होते हैं, तो वहां पर सेविंग अकाउंट में किसी पर्सन के नाम से ओपन होता है। किसी पर्सन, जैसे हमने भी बात करी थी मोहन, तो मोहन के नाम से सेविंग अकाउंट ओपन होगा, और जो करंट अकाउंट है वो फर्म के नाम से ओपन होता है। और ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है कि उसमें आप ट्रांजेक्शन बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि करने की वैसे भी जरूरत भी नहीं होती है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमने समझा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दूसरा हमने समझा था सॉरी कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बैंक, और दूसरा हमने समझा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज जुलियन। जो कैश डिपॉजिट का कैपिटल आपने जो पैसा लाया है, अब कैपिटल में जो पैसा लाया है वो किस एवज में लाया है वो हमको पता करना होता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो 5 लाख रुपए बिजनेस क्या बैंक से लगा है या कैश में लगा है, ये भी हमको समझना जरूरी है। तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गए। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो चेक पेड फॉर रेंट डिपॉजिट्स एंड रनिंग रेंट। अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं, हमने यहां तक ये समझ लिया कि आपने कुमार ट्रेडर्स के नाम से फॉर्म जनरेट कर ली और आपने उसके नाम से अकाउंट्स ओपन कर लिया। अब कुमार ट्रेडर्स के बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, कुमार ट्रेडर्स के बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए। वो जगह अगर आपकी खुद की है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो हमको रेंट से लेनी पड़ती है। इतना तो आपको सबको भी मालूम है, और ये माइंड के अंदर क्लियर है कि हमको अगर कोई भी बिजनेस करना हो तो बिजनेस करने के लिए हमको कोई प्लेस की जरूरत पड़ती है। वो प्लेस अगर हमारे पास में नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे परचेस करना, सॉरी रेंट पे लेना पड़ेगा। तो ये मोहन भाई साहब है जिसने कुमार ट्रेडर्स के नाम से बिजनेस को स्टार्ट किया है। ये जाते हैं किसके पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलता है तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, रेंट पे हो या कोई प्रॉपर्टी लेना हो तो ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है, और ये ब्रोकर भाई साहब हमें उस प्रॉपर्टी ओनर से मिलवाते हैं। कंसेप्ट में आपको क्लियर समझा रहा हूँ उसमें कि एक पर्सन मतलब मोहन है, मोहन ब्रोकर के पास गए कि मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करना, मेरे को एक जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, इतना स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, और उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास में है, और वो उनको ले गए प्रॉपर्टी ओनर के पास में ले गए। क्लियर है। अब उन्होंने सब कुछ बात होने के बाद 20,000 पर मंथ के हिसाब से उन्होंने रेंट फिक्स करा। क्या करा, उन्होंने 20,000 के हिसाब से रेंट फिक्स करा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर वर्ड आएगा डिपॉजिट एंड एसेट्स, जिसको हम आगे बात कर रहे हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से उसको वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो हम समझने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। उन्होंने 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट फिक्स करा। अब 40,000 रुपीज उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में देने हैं। क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने 20,000 रुपीज रेंट फिक्स करा। क्लियर है। जब आप कोई रेंट पे प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं वहां पर आपको 2+1 देना होता है। 2+1 देने का मतलब क्या होता है, 2 मंथ का डिपॉजिट्स देना होता है, 2 मंथ का डिपॉजिट्स देना होता है जो प्रॉपर्टी ओनर के पास विदाउट इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर हो गया आपको, 2 महीने का आपको डिपॉजिट्स देना होता है जो प्रॉपर्टी ओनर है, जिसके हम रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनके पास में जमा रहेगा, डिपॉजिट्स रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में रहेगा, कि अगर कल उठ के अगर आप भाग गए, आपने रेंट नहीं दिया, तो आप ये 40,000 रुपए जो फॉर एग्जाम्पल 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 रुपीज हमारे पास में जमा है, हम 2 महीने का रेंट तो एडजस्ट कर सकेंगे। क्लियर है, इसके लिए वो उनके पास में डिपॉजिट्स रखते हैं। और दूसरा होता है रनिंग रेंट। रनिंग रेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अभी बात चल रही है, जैसे अभी मई मंथ है, मेरे को जून से अगर कोई लेना है तो वो 1 जून को ही जून मंथ का रेंट ले लेंगे, 1 जून को ही जून मंथ का रेंट ले लेंगे, 1 जुलाई को जुलाई मंथ का रेंट होगा, 1 अगस्त को अगस्त मंथ का रेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं रनिंग रेंट। रनिंग रेंट का मतलब मंथ स्टार्ट हुआ भी नहीं है और इसके पहले हम रेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर उनको 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे। 60,000 रुपीज मतलब 40,000 तो डिपॉजिट्स के रूप में और 20,000 रुपीज रनिंग रेंट के रूप में। क्लियर है। तो 40,000 यहाँ पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में रख रहे हैं।
अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रख रहे हैं, ये किसके पास रहेंगे? जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ओनर के पास में, और उनको हम बोलते हैं डिपॉजिट एसेट्स। अभी हमने बात करी थी एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति के अंदर हमने पहला देखा था बैंक। बैंक पैसा, अगर बैंक में आपके पास में पैसा है उसी को हम एसेट्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक। और दूसरा होता है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स ये भी आपकी एसेट्स है। मीन्स ये 40,000 रुपीज जो आपके सामने वाली पार्टी के प्रॉपर्टी ओनर के पास में पड़े हुए हैं, मतलब डिपॉजिट से सेव है, मतलब वो पैसा आपने कोई खर्चा नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है वो आपका, वो आपका वहां पर सेव है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेट्स। वो भी हमारी संपत्ति है, लेकिन किस फॉर्म में है? डिपॉजिट एसेट्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डिपॉजिट एंड एसेट्स फॉर्म में है। ये अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब अकाउंट्स कवर करेंगे, पूरे अकाउंट को स्टार्ट करेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये किस फॉर्म में होगा? डिपॉजिट एसेट्स फॉर्म में होगा। तो वो भी आपका डिपॉजिट्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट एंड एसेट्स, मतलब उनके पास में जमा है। क्लियर है? हम बाद में उसको या तो अगर हम खाली करेंगे तो वो पैसा हमको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं खाली करेंगे तो नेक्स्ट के लास्ट के 2 मंथ में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो हमको उस समय रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है 20,000 रनिंग रेंट। 20,000 रनिंग रेंट है। 20,000 जो रनिंग रेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, जो हम समझ रहे हैं अभी। तो 60,000 टोटल पेड। कितना? 60,000 टोटल पिया। 40,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में और 20,000 रनिंग रेंट के रूप में। तो हमने टोटल कितना दिया उनको? 60,000। 60,000 पे 40,000 हमारा एसेट्स है और 20,000 हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हमने रेंट पे किया हुआ। वो पैसा एक बार पे करने के बाद वापस हमको मिलने वाला नहीं है। तो ये 3 ट्रांजैक्शन हुए। सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद उसने अकाउंट को ओपन कराया, उसमें कैश डिपॉजिट्स करा और उन्होंने चेक से 60,000 रुपीज का प्रॉपर्टी ओनर को चेक दिया। 40,000 रुपए डिपॉजिट से और 20,000 रुपीज उनके रनिंग रेंट्स के रूप में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर से एक ऑफिस ले लिया जो पूरा ओपन है। पूरा ओपन का मतलब सिर्फ 4 दीवारें हैं। अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ एक क्या मिलता है? एरिया मिलता है कि हाँ आपके पास में इतना एरिया है। अब बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल उसको अगर मोबाइल बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो मोबाइल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको कहाँ मोबाइल रखेगा, वो फर्नीचर लगाना पड़ेगा, टेबल लगाना पड़ेगा, मोबाइल के बिल के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको? ये एक खाली प्लेस है, तो खाली प्लेस है तो वहां पर उसको क्या कराना पड़ेगा? फर्नीचर्स कराना पड़ेगा। खाली है, खाली जगह को अच्छा दिखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, जैसे एक टेबल रखने के लिए जिसके ऊपर वो मोबाइल को बता सके। आप जब मोबाइल स्टोर पे जाते हैं तो आपको पता रहता है कि वहां क्या क्या फर्नीचर्स होता है, तो वो फर्नीचर्स कराना पड़ेगा। सेकंड, बिलिंग करने के लिए उसको कंप्यूटर लाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, उसको बिलिंग करने के लिए उसको कंप्यूटर लाना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंट करने के लिए उसको प्रिंटर लाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? उसको प्रिंटर लाना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई और बिजनेस है, जैसे कोई फैक्ट्री का बिजनेस है या कोई और कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उसको गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी लानी पड़ेगी। यहाँ हम सबकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर मोबाइल स्टोर की वाला है तो उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको भी फर्नीचर लाना पड़ता है, उसको भी कंप्यूटर, प्रिंटर और मशीनरी लानी होती है। मोबाइल बिजनेस के यूज के लिए मोबाइल लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉय है और टेलीकॉलिंग का आप काम करवाते हैं, तो वहां सबको आप एक एक मोबाइल देते हैं, तो वो मोबाइल लाने पड़ते हैं आपको। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप आपके खुद का कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, अगर खुद की लैंड है आपकी और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई बिल्डिंग है, तो ये भी आपकी खुद की है, लेनी पड़ेगी अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है। दूसरा, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपकी एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए आपने हेवी व्हीकल लिया हुआ, जैसे ट्रक है या फिर कुछ और छोटा, इसको हम बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल बोलते हैं जिसको अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब यहां पर हमने समझा था
एसेट्स का मतलब आपने समझा था कि संपत्ति होती है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमने देखे, यहाँ पे फर्नीचर कराया, जैसे शॉप के अंदर हमने फर्नीचर कराया, वो फर्नीचर किसका है? वो फर्नीचर हमारा है। अगर हमने कंप्यूटर लाए, वो कंप्यूटर किसका है? वो कंप्यूटर हमारा है। लैपटॉप लाए, वो लैपटॉप हमारा है। प्रिंटर, वो प्रिंटर हमारा है। अगर हमने कोई मशीनरी लाया है, वो मशीनरी हमारी है। व्हीकल, जैसे कार की हमने बात करी थी, वो कार किसकी है? वो हमारी है। तो जब हमारी कोई चीज होती है, इसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट्स का एक और पार्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। मींस ये फिक्स है हमारे पास में, जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा का करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर करा दिया, वो फर्नीचर कब तक चलेगा? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। अगर व्हीकल लाए, 2 3 4 साल चलेगा। कंप्यूटर लाए, 4 5 साल चलेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट्स। पहला हमने समझा था बैंक। बैंक भी क्या था? एसेट्स था। फिक्स एसेट्स भी एसेट्स है। डिपॉजिट एसेट्स भी एसेट्स है। एसेट्स का मतलब संपत्ति है। तो एसेट्स के कितने पार्ट हो गए? पहला हो गया फिक्स एसेट्स, दूसरा हो गया बैंक, वो उनकी भी हमारी एसेट्स है, उसके अंदर वहां पैसा पड़ा हुआ है। डिपॉजिट एसेट्स, हमने किसी को डिपॉजिट्स दिया हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो या कुछ भी हो, हमने उनको डिपॉजिट्स दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड एसेट्स है। तो ये सब एसेट्स है हमारे पास में। क्लियर है? ये एसेट्स है, और एसेट्स को हम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब हमारे पास में कोई ऐसी एसेट्स जो फिक्स रहती है, जिसका यूज हम मोर देन 12 मंथ से ज्यादा का करते हैं। जो 12 मंथ से ज्यादा व्यापार के उपयोग के लिए खरीदा होगा, ये हम बेचने वाले नहीं है किसी को, ये हम बिजनेस के खुद की यूज के लिए परचेस किया हुआ है। अब इसके ट्रांजैक्शन क्या होंगे, ये हम अकाउंट्स के अंदर समझेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ये 4 ट्रांजैक्शन हमारे होंगे। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस टू द बिजनेस, कैश, सॉरी बैंक अकाउंट ओपन एंड डिपॉजिटेड इनटू कैश या बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम मोहन सेविंग अकाउंट। थर्ड, हमने कोई फिक्स प्रॉपर्टी रेंट पे लिए, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। दूसरा, हमने रेंट पे किया। और फोर्थ, हमने कोई एसेट्स परचेज करी है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फोर्थ है कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्या होता है? कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहां पर हम ध्यान से समझते हैं। आपको अब बिजनेस को स्टार्ट करना है। बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने ये सब कर लिया। क्या कर लिया? आपने अकाउंट्स ओपन कर लिया, गुमास्ता बना लिया, लाइसेंस ले लिया, आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी में आपने फर्नीचर करा लिया, सब कुछ रेडी करा लिया। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके लिए मुझे एडवर्टाइज करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करने की जरूरत पड़ेगी? एडवर्टाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब एडवर्टाइज के लिए मैंने फॉर एग्जांपल सतीश को हायर किया। मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी सतीश को हायर किया। सतीश ने बोला कि सर, मैं आपकी एडवर्टाइज कर दूंगा, मैं फेसबुक से कर दूंगा, मैं आपको इंस्टाग्राम से कर दूंगा, मैं आपके पैम्पलेट बांट दूंगा, मैं आपको ये करूंगा, मैं ऑटो के पीछे पैम्पलेट चिपका दूंगा, मैं ये करूंगा, पोस्टर चिपकाऊंगा, हर जगह जगह पे मैं पैम्पलेट बांटूंगा। इस तरह से मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप इस एडवर्टाइजमेंट के कितने रुपए लेंगे? तो उन्होंने बोला, सर मैं 15,000 रुपीज मंथली आपसे लूंगा। कितना? 15,000 रुपीज मंथली। या फिर आप एक बार में अगर बोलते हैं कि मैं आपको 20,000 रुपीज दूंगा, आप मेरी पूरी एडवर्टाइजमेंट कर दो, इसके बाद 1 महीना करो या 2 महीना करो। हमारे दोनों के बीच में डील हो गई। क्लियर हो गया? सतीश को मैंने हायर किया। सतीश को मैंने हायर करके 15,000 रुपए मेरा फाइनल हुआ, और मैंने 15,000 का चेक सतीश को दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ 15,000 रुपए का चेक, 15,000 रुपीज का चेक मैंने सतीश को दिया। अब वो सतीश को वो चेक जो दिया मैंने, सतीश को जो 15,000 रुपीज मैंने दिए, यहां पर पेमेंट किसको दिया? मैंने सतीश को दिया। लेकिन पर्पस क्या था? पर्पस क्या था उस पेमेंट को देने का? पेमेंट को उसके पीछे क्या पर्पस? मैंने सतीश को क्यों पेमेंट दिया? तो सतीश को मैंने इसलिए पेमेंट दिया क्योंकि उसने मेरी एडवर्टाइजमेंट करी। उसने मेरी एडवर्टाइजमेंट की। अब सतीश एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो 15,000 रुपीज जो मैंने उसको पे किए हैं, क्या वो मुझे वापस देगा? तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने
मेरी एडवर्टाइजमेंट करिए। अब मेरी अगर एडवर्टाइजमेंट करिए मुझको वापस नहीं देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, मींस खर्चा। जो हमने आगे समझा था, क्या समझा था, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। तो फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो यहाँ पे अब कवर होता है। क्या होगा ये, एक्सपेंस होगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम बाद में समझ रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या हो गया, इसका पर्पस क्या था, पर्पस एडवर्टाइजमेंट था। और पर्पस हमने यहाँ पर 36 का नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे उसके पहले पर्पस जानना जरूरी होता है कि हम इसको अगर मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो मोहन को क्यों पेमेंट कर रहे हैं, सतीश को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सतीश को क्यों पेमेंट कर रहे हैं, तो सतीश को हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, खर्चा है, क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद में वापस रिवर्ट आने वाला नहीं है। दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो पर्पस हमारा एडवर्टाइजमेंट था, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो आपको एक्सपेंसेस भी अब समझ में आ गया है कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चा। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर सेल। अब हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, अब हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब एडवर्टाइजमेंट तो आपने कर दी, लेकिन जब अगर आपके पास में कोई कस्टमर आएगा तो उसको दोगे क्या, तो उसके लिए आपको किसी और से गुड्स परचेज करना पड़ेगा। आपको किसी और से, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल किसी और पर्सन जो मोबाइल का बिजनेस करता होगा, होलसेलर होगा या रिटेलर होगा, जो भी होगा, उससे आपको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, फिर आप किसी को सेल करोगे। क्लियर हो गया। तो मोबाइल आप परचेस करोगे तो गुड्स परचेस फॉर सेल। क्यों परचेस कर रहे हैं हम, सेल करने के पर्पज से परचेस कर रहे हैं। हमने वहां पर फिक्स एसेट्स परचेस करे थे, जैसे हमने क्या परचेस करा, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब क्यों परचेस करे थे, ये हमने बिजनेस के यूज के लिए परचेस करे थे, इसलिए हम उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम ये जो गुड्स परचेस करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, आइटम्स बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप जैसे एलईडी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एलईडी नहीं, हमने वहां पर क्या पढ़ना, फर्नीचर। फर्नीचर का अगर आपका बिजनेस है तो आप जो फर्नीचर परचेस करोगे ये आपका एसेट्स नहीं होगा, ये आपका गुड्स होगा, आइटम्स होगा, जिसको आप बेच रहे हैं, ये आपका बिजनेस है। लेकिन अगर आप यूज करने के लिए परचेस करोगे, आपके खुद के लिए यूज के लिए, तो उसको आप एसेट्स बोलोगे, जिसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर परचेस दो टाइप के होते हैं, परचेज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होगा, एक होगा कैश परचेज, तो दूसरा होगा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में क्या फर्क होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं गया एक्स के पास में, मैं गया एक्स के पास में कि मैंने मोबाइल की शॉप ओपन करी हुई है, तो आप मुझे मोबाइल दो और मैं मोबाइल बेचूंगा, सेल करूंगा, तो आप मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे, मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं और मैं किसी कंज्यूमर कस्टमर्स को मैं मोबाइल सेल करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप नए नए हो अभी मार्केट में, इसलिए हम आपको उधार तो नहीं दे सकते, तो आप पहले क्या करो, हमको पेमेंट करो, हम आपको गुड्स दे देंगे। क्लियर है, पहले आप हमको पेमेंट कर दो, हम आपको गुड्स दे देंगे। दैट्स कॉल्ड कैश परचेज। आपने इधर कैश दिया, उधर से आपको गुड्स मिला, दैट्स कॉल्ड कैश परचेज। कैश परचेस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब आप कैश पे करते हैं तभी आपको गुड्स मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं कैश परचेस। क्लियर है। सेकंड है हमारे पास में क्रेडिट परचेस। अब यहाँ बात चल रही है क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब सिंपली क्या होता है, उधार होता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार में परचेस करना। हमने करा एक्स के पास में, यार हमारी अच्छी ट्यूनिंग जम गई है और हम आपसे अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, हमें 5 दिन की उधारी दे दो या 10 दिन की उधारी दे दो, हमको आप क्रेडिट पे कुछ दे दो, हम आपको 5 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, आप ले जाइए, लेकिन अब पैसा आप बाद में दीजिएगा, हमको कब दीजिएगा, 5 दिन बाद। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अगर हम कैश परचेस कर रहे हैं तो क्या आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है कि हमको इसको इतना पैसा देना है, नहीं जरूरत है, क्योंकि हमने कैश दिया और पैसा ले आए, सॉरी गुड्स ले आए। लेकिन यहाँ हम क्रेडिट पे अगर गुड्स परचेस करेंगे, क्रेडिट पे अगर हम गुड्स परचेस करेंगे तो हमको याद रखने की जरूरत पड़ती है कि हमको उस पार्टी को 1 लाख रुपए देने हैं। क्या है, 1 लाख रुपए हमको देने हैं। अब देने का मतलब दायित्व, दायित्व का मतलब लाइबिलिटीज। अगर हम किसी से गुड्स परचेस करेंगे क्रेडिट पे तो हमारी लाइबिलिटीज बन जाएगी, क्योंकि हमको उसको पैसे देने हैं। क्लियर हो गया। अब दो परचेस हो गया आपके पास, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। गुड्स
जिन वस्तुओं का कोई व्यापार करता है वह उसका माल गुड्स कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मोबाइल का व्यापार करता है तो मोबाइल उसका गुड्स कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। सेकंड, परचेज। परचेज का मतलब होता है कि जब कोई गुड्स सेल करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं उसे हम परचेज कहते हैं। किसके उद्देश्य से? अगर आप कोई भी गुड्स आप ये समझ के परचेज कर रहे हैं कि मुझे इसको सेल करना है तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। तो यहाँ हम कुछ वर्ड्स को भी समझ रहे हैं साथ साथ में और ट्रांजेक्शन को भी समझ रहे हैं। तो जब कोई गुड्स सेल करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं उसे हम परचेज बोलेंगे। थर्ड वन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। ये क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि एक्स से हमने एक्स से कोई गुड्स परचेस किया। एक्स से हमने कोई गुड्स परचेस किया और उसे हम सेल करेंगे। तो परचेस कैसे किया है? क्रेडिट पर परचेस किया हुआ है। जब क्रेडिट पर परचेस किया हुआ है तो उसको हमको पेमेंट देना रहेगा। जब पेमेंट देना रहेगा तो उनको हमको याद रखना पड़ता है। तो याद रखने के लिए उसका नेम लिखना पड़ेगा। किसका? एक्स का। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे। लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको क्रेडिटर्स बोलेंगे क्योंकि उनका पैसा हमको देना है, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब दायित्व है हमारा। तो जब कोई गुड्स हम किसी पार्टी, कंपनी, फर्म से उधार पर परचेज करते हैं तो उस पार्टी, कंपनी को हम अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसके नाम से जानेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से। तो आपके यहाँ पे 3 वर्ड्स हो गए। एक हो गया गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? परचेज के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं। परचेज का मतलब ये एक लैंग्वेज है आपकी, परचेज करना। और क्रेडिटर्स का मतलब होता है, क्रेडिटर्स का मतलब आप जिस पार्टी से गुड्स उधार में परचेज कर रहे हैं उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फ्रेट चार्जेस पेड फॉर गुड्स परचेज। हमने ये गुड्स परचेज किया एक्स से। एक्स ने वो गुड्स हमको ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारे गोडाउन तक पहुंचाया। तो ट्रांसपोर्ट वाला भी हमसे पैसा लेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट चार्जेस। और फ्रेट चार्जेस हमने पे तो किया, क्या वो वापस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो वो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। हमने पैसा दिया उनको। हमारा पर्पस क्या है? पर्पस हमारा है गुड्स को यहाँ तक, वहां से यहाँ तक लाने का, और उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट चार्जेस। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया? फ्रेट चार्जेस। क्लियर है? एक्सपेंस। गुड्स सेल टू कस्टमर्स। अब हमने जो गुड्स परचेज किया है उसी को हम सेल करेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और मैं भी थोड़ा स्पीड स्पीड कवर कर दूंगा उसको। गुड सेल टू कस्टमर, जिस तरह से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं किसी पार्टी से, इसी तरह से हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करेंगे। तो वहां पर भी दो टाइप के होते हैं। एक होगा कैश सेल्स, दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब आप समझते हैं, हमने कैश लिया, गुड्स दिया। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है हमने गुड्स दे दिया लेकिन पैसा हम बाद में देंगे। सेल्स का मतलब समझ रहे हैं? खरीदे हुए गुड्स को जब आप प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं तो उसे हम सेल्स बोलते हैं। हमने 10,000 में मोबाइल बेचा, खरीदा, 12,000 में बेच दिया, तो 12,000 जो अमाउंट है वो हमारा सेल्स अमाउंट है। सॉरी, यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स है उसकी जगह डेटर्स है। कोई भी गुड्स हम किसी पार्टी, कंपनी, फर्म को उधार पर बेचते हैं तो उस पार्टी, कंपनी को हम अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे, क्या समझेंगे? जो हम एसेट्स की बात कर रहे थे, एसेट्स के अंदर कि हमारे पास में किसी संपत्ति है या फिर हम किसी को पैसा मांग रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो यहां हमने फॉर एग्जांपल जेड को, या हमने जेड को कोई गुड्स सेल किया। जेड को हमने कोई गुड्स सेल किया और उससे हमने 20,000 रुपीज मांग रहे हैं। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। कौन सी एसेट्स हो जाएगी? जिसको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी पार्टी को उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं उस पार्टी को हम डेटर्स बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? डेटर्स का मतलब जब किसी से आपको पैसे लेने होते हैं, किसी किसी से लेने का मतलब होता है जब आपने किसी को गुड्स सेल किया हो, उससे अगर पैसे लेने हैं तो उस पार्टी को आप डेटर्स बोलते हैं। और जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया हुआ सेल करने के पर्पज से या फिर किसी भी तरह से बिजनेस के यूज के लिए, तो आपको उसको क्या बोलना है? क्रेडिटर्स बोलना है। तो ये हम आगे कवर करेंगे जब बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के हम लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स के बाद में जब हम पीएनएल और बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें काम आएगी। ये जो वर्ड्स है वो वहां पर काम आएंगे।
क्लियर हो गया आपको? तो क्रेडिटर्स हो गया, सॉरी डेटर्स हो गया। अब डेटर्स के बाद में चेक पेड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और क्या ट्रांजेक्शन होगा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा कि आपके पास में पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है का मतलब आपके पास में इन्वेस्ट करने जैसा पैसा है, तो आप क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट्स कर देंगे, एक फिक्स डिपॉजिट एफडी करा देंगे। क्या करा देंगे? फॉर एग्जांपल एफडी करा देंगे। वो एफडी कुमार ट्रेडर्स के नाम से हो या फिर मोहन के नाम से हो, किसी के भी नाम से हो, वो हम बाद में समझेंगे उसको किस तरह से कवर करना है अकाउंटिंग में। तो आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है? आपके अकाउंट से चेक काटना होता है, चेक काट के आपको बैंक में डिपॉजिट कराना होता है, और वो आपको 1 साल 2 साल 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। इस पर आपको एक फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये ध्यान से सुनिए कि आपने ये जो एफडी कराई, एफडी कराई तो आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से बैलेंस कम हो गया। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई तो 5 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट से कम हो गए, लेकिन वो कहाँ चले गए? एफडी के अकाउंट में चले गए। तो आपको एक नया अकाउंट मिलता है, एफडी अकाउंट। कौन सा अकाउंट मिलता है? नया एफडी अकाउंट। वो आपका वहां पर क्या है? जमा है। जमा का मतलब एसेट्स है वो आपकी। तो यहाँ पर एक और एसेट्स आ जाती है जिसकी हम बात कर रहे थे, डिपॉजिट एसेट्स। जहां पर हमने रेंट डिपॉजिट दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, उसको भी हमने डिपॉजिट एंड एसेट्स बोला था। अब ये भी डिपॉजिट्स दे रहे हैं, उनका पैसा जमा है, वो हमको बाद में 1 साल 2 साल बाद वापस मिलने वाला है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट एसेट्स बोलेंगे। नाइन्थ है लोन गिवन टू पर्सन एंड रिलेटिव्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन इस तरह से हो सकते हैं। लोन गिवन टू पर्सन एंड रिलेटिव। आपके पास में पैसा है, कोई पर्सन आपके पास में आया, रिलेटिव या आपका फ्रेंड्स आया, उन्होंने बोला हमको कि भाई साहब आप मेरे को 20,000 रुपये पैसे की जरूरत है, आप मुझे दीजिए। हमने उनको दे दिए। अब ये जो 20,000 रुपीज है, ये हमने उनको दे दिए, तो हमारे यहाँ से कैश था या बैंक में पैसे पड़े थे, यहाँ से कम हो गए और उनके अकाउंट में चले गए। उनके अकाउंट में चले गए का मतलब हम उनसे मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? जेड से फॉर एग्जांपल मांग रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोन्स एंड एडवांसेस। ये हम बाद में और डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगा किसको हम क्या बोलते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। जिसको हम पैसा उधार में दिया हुआ उसको हम लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। आपसे भी ट्रांजेक्शन को समझिए। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इन वर्ड के ऊपर हम डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है लोन गिवन टू पर्सन एंड रिलेटिव। क्या ट्रांजेक्शन होते हैं? हम किसी पर्सन को उधार पैसे देते हैं लोन के रूप में। लोन टेकन फ्रॉम पर्सन। अगर हम किसी से लोन लेते हैं, फर्स्ट में हमने ले लिया था, लोन लिया था, अब हम किसी से लोन, हमको पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसेक्योर्ड लोन। ये हम समझेंगे बाद में। 11th है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। जैसे हमने बात करी थी कार लोन, होम लोन, ये जो लोन होते हैं बैंक से हम लोन लेते हैं, इस पर आप सिक्योरिटी देते हैं। क्या सिक्योरिटी देते हैं? आपने होम लोन लिया तो आपकी रजिस्ट्री वहां पर जमा रहेगी, बैंक सिक्योर है, दैट्स कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन है इस टाइप से। 12th है पर्सनल एक्सपेंसेस बाय ओनर। पर्सनल एक्सपेंसेस बाय ओनर। ओनर मतलब यहां पर जैसे हमने बात करी थी, मोहन ने कुमार ट्रेडर्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मोहन के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे। कैसे पर्सनल एक्सपेंसेस? जैसे उन्होंने बच्चे की फीस भरी, कोई और सामान लाए, घर के यूज के लिए वो फ्रिज लाए, घर के यूज के लिए वो कूलर लाए, ग्रोसरीज लाए। इस तरह के अगर वो पैसे यूज करते हैं, कहां से यूज करते हैं? से करंट अकाउंट में से निकाल के अगर वो यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। बाद में समझ रहे हैं उसको ड्रॉइंग। तो आप सिर्फ क्या समझेंगे? ट्रांजेक्शन समझेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस बाय ओनर। चेक पेड फॉर एनी सिक्योरिटी। चेक पेड फॉर एनी सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, अगर मोबाइल का बिजनेस है तो आपको किसी पार्टी से गुड्स परचेज करना होता है, डीलरशिप लेनी होती है मोबाइल की, तो आपको पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स कराना होता है उनके पास में, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, या फिर जिसको हम अकाउंट बोलेंगे डिपॉजिट एसेट्स, जो हम समझ रहे हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब हमने किसी पार्टी को गुड्स सेल किया, उधार पे सेल किया था, उससे हम पैसा वापस ले रहे हैं, तो क्या होगा? चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। चेक पेड टू क्रेडिटर्स। जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, उनको हम बाद में वापस पैसा देंगे, जिसको हम बोलते हैं चेक पेड टू क्रेडिटर्स। क्योंकि अब पैसा मांग रही थी पार्टी हमसे, तो हमने जैसे ही हमसे पास डेटर से हमको पैसा आया, हमने क्रेडिटर्स को चुका दिया। 7 ट्रांजेक्शन है इंस्टॉलमेंट पेड फॉर बैंक लोन। अगला ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है?
जैसे यहाँ पर आपने लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, उनकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है जो आप एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो आपको एवरी मंथ ये ट्रांजेक्शन पास करना होगा, इंस्टॉलमेंट पेड फॉर बैंक लोन। बैंक लोन होगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट किसी से भी जाएगा, उसकी आपको एंट्री पास करनी होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस पेड। अब बिजनेस को रन करने के लिए हमको कुछ खर्चे भी करने होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए हमको कुछ खर्चे करने होते हैं। अब वो खर्चे कौन कौन से होते हैं? बैंक चार्जेस, यहां से आप फटाफट लिख लेता हूं, आप देख लीजिएगा। इतने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। बैंक चार्जेस, जब हम बैंक के अंदर कुछ चेक इशू कराते हैं, चेक बुक इशू कराते हैं, कुछ भी होते हैं, बैंक हमसे कुछ चार्ज लेती है। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड्स का मतलब होता है कि जब आप कोई गुड सेल कर रहे हैं, वहां पर आप किराया दे रहे हैं, फ्रेट चार्जेस दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कैरीज आउटवर्ड। कमीशन अलाउड, अगर आपने किसी पार्ट एजेंट के द्वारा गुड सेल कर रहे हैं तो आप किसी को कमीशन दे रहे हैं। डोनेशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन दिया हुआ उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लीगल चार्जेस, जैसे आपने कोई लाइसेंस बनवाया, आपने कॉपीराइट्स कराया, आपने कोई आईएसओ सर्टिफिकेट लिया, व्हाटएवर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आपका ऑफिस है, ऑफिस का आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है आपको। पोस्टेज एंड कुरियर, कुरियर सेंड कर रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी रिलेटेड अगर आपको मटेरियल सामान ला रहे हैं। रेंट एक्सपेंसेस, आपका एवरी मंथ आपके ऑफिस का रेंट पे करना पड़ रहा है आपको। रिपेयर चार्जेस, सैलरी, आपके वहां पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आपको सैलरी दे रहे हैं आप। इंटरनेट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है वो फिक्स एसेट्स पे लगता है जो हम बाद में कवर करेंगे। ट्रैवलिंग चार्जेस एंड डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड का मतलब अगर हमने किसी पार्टी को कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो ये है बिजनेस के ट्रांजेक्शन जिसको हम यहाँ बोलते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ तक आप होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे उसको समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है और जो हमने वर्ड यूज करे हुए हैं, जैसे एसेट्स किया, लाइबिलिटीज किया, ये एसेट्स, वो एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स, उसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे और अकाउंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ में समझेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, जैसे डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, तो दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ये कवर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है इनकम रिसीव। इनकम रिसीव, अब एक सेल कर रहे हैं, वो सेल से इनकम होती है, दूसरा हमारी अदर से इनकम होती है। कहां कहां से इनकम होती है आपकी? इंटरेस्ट रिसीव, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपने किसी को कुछ कराया है तो कमीशन आ रहा है, आपको किसी पार्टी से डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है खुद की, अगर आपने रेंट पे दे रखी है, वहां से आपको रेंट आ रहा है। और आपने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे रिलायंस के शेयर परचेज किया हुआ, किसी और से परचेज किया हुआ, वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है। अब ये सब चीज क्या है ये हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को समझते हैं। तो इतने टाइप के ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन ट्रांजेक्शनों को समझना जरूरी है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन होता है। अब हम ये समझेंगे कि इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जिसे बोलते हैं समराइज करना, आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रांसफरिंग करना, उसको पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना। ये जो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन के अंदर एक एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक खुद के बिजनेस के अंदर होते हैं, एक आउटसाइड बिजनेस के अंदर होते हैं। वो क्या होता है वो हम समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम उनकी लेजर्स प्रिपेयर करेंगे। वहां हम समझेंगे कि लेजर्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के भी कितने सारे पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद हम लेजर्स करेंगे, लेजर्स को हम समराइज करेंगे। वहां से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स बनाएंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट्स को फाइनल करेंगे। ये बहुत सारा लंबा हमारा चलने वाला है। तो ये जर्नी हमारी लंबी है। आप इस क्लास को अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच आज के इस लेक्चर्स के लिए। नोट्स बना लीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो हम संडे 7 to 8:30 मिलने वाला है, तो वहां पर अपने ये डाउट्स क्लियर कीजिएगा, नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।